बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर अंसार। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ को पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं किया गया, पाकिस्तान में इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बाहर की दुनिया में इसे अच्छा खासा रिपोर्ट भी किया गया और इसको हाईलाइट भी किया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के एक बहुत करीबी दोस्त जो पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, उनका नाम है मैतन कोलंक। वो पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं और काफ़ी अरसे से तैयब एर्दोगान के साथ भी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ग्रेटर तुर्की का नक्शा सामने आया है। तुर्की का नहीं, ग्रेटर तुर्की का नक्शा। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये तस्वीर तैयब एर्दोगान के कहने पर ही शाया की है। ये नक्शा क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें जो ममालिक तुर्की के अलावा जो ममालिक शामिल हैं उसमें ग्रीक, बल्गारिया, साइप्रस, शाम, इराक, आर्मीनिया, जॉर्जिया और लबनान का कुछ हिस्सा शामिल है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये वो नक्शा है जो उस्मानिया सल्तनत के दौरान तुर्की का नक्शा हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ा इशारा है कि तुर्की किस तरफ जा रहा है। तुर्की अगर वाज़ेह तौर पर खिलाफत उस्मानिया की बात नहीं करता तो वो इसके इशारे ज़रूर दे रहा है। वो ये बता रहा है कि तुर्की किस सिमत चल रहा है या तुर्की क्या करने वाला है, उसके प्लान्स क्या हैं। अगर तुर्की की कुछ अर्सा पहले की परफॉर्मेंस को देखें तो अभी कुछ ही दिन पहले तुर्की ने तैयब एर्दोगान ने एक म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट किया है, आया सोफिया मस्जिद। इसकी तारीख़ तो बहुत पुरानी है। ये इसको 537 में तामीर किया गया। ये रोमन एम्पायर का एक चर्च था, फिर इसको उस्मानिया सल्तनत में मस्जिद बनाया गया। फिर जब गैर इस्लामी हुकूमत आई तुर्की में तो 1935 में इसको म्यूज़ियम बना दिया गया, लेकिन 2020 में तैयब एर्दोगान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया है। उन्होंने वो अगर चाहते तो इसको अपने इख्तियारात से भी मस्जिद में तब्दील कर सकते थे, क्योंकि वो इस वक्त तुर्की के तमाम तर इख्तियारात तैयब एर्दोगान के पास हैं। वो पिछले 18 साल से मुसलसल हुकूमत में हैं, वो पावर में हैं। 3 बार वो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और अब 2 बार से वो तुर्की के मुसलसल सदर हैं। वो चाहते तो इसको अपने मैंडेट से भी मस्जिद में तब्दील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको आइनी कानूनी तरीके से मस्जिद में तब्दील किया, बाकायदा एक अदालत के हुक्मनामा से। इसके बावजूद बाहर की दुनिया से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया और उसमें बहुत तनकीद भी की गई, जिसमें पोप फ्रांसिस और दीगर कुछ ममालिक थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे इन्होंने नहीं करना था, इलीगली किया है। तो इस पर तैयब एर्दोगान ने उनको जवाब दिया, कहते हैं कि तुर्की को आप चला रहे हैं या तुर्की को हम चला रहे हैं। ये एक उनका बहुत एग्रेसिव बयान था। इस तरह के बयान कम ही सुनने को मिलते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तुर्की जो कुछ कर रहा है, ये एक नक्शा देख लें जो मुमकिन तौर पे तुर्की का हो सकता है। इस पर ममालिक परेशान इसलिए हैं, दूसरे ममालिक, कि तुर्की जो कहता है वो करता भी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुर्की ने अगर ये नक्शा शाया किया है तो इसके कुछ ख़तरात हो सकते हैं। तो उसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये नक्शा, उसके बाद आया सोफिया मस्जिद, इसके अलावा जितनी भी मुसलमान मुल्कों में या रियासतों में मज़ालिम हो रहे हैं उनके बारे में तुर्की का सबसे पहले मौक़िफ़ आना, ये चीज़ें अगर हम देखें तो एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या तुर्की यहाँ पर रुकने वाला है, क्या यहाँ पे वो स्टॉप करेगा। तो इसका क्लियरली आंसर है कि तुर्की यहाँ पर हरगिज़ नहीं रुकने वाला। तैयब एर्दोगान के अगर हम कुछ बयानात को उठा के देखें, उनके कुछ पुराने बयान देखें तो वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं बैतुल मुक़द्दस के बारे में। उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि कुद्स इज़ नॉट फॉर सेल। कुद्स यानी अरबी में उसे कुद्स कहते हैं, हम उसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। तो कुद्स इज़ नॉट फॉर सेल, हम ये इसको सेल नहीं करेंगे, ये बेचने के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि जो आज कुद्स के मालिक बने बैठे हैं, अगर हमने इनकी तरफ रुख कर दिया तो इनको छुपने के लिए एक शाख की जगह भी नहीं मिलेगी। ये इस तरह के बयानात हैं कि अगर कोई मुल्क ऐसे बयान देने की कोशिश करता है या सोचता है तो उससे पहले भी 10 बार या बल्कि 100 बार सोचेगा, और सोचने के बाद भी ऐसे बयान देने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन तुर्क सदर मुस्लिम उम्मा के लिए या इस्लामी दुनिया के लिए वो अपने मुल्क की सालमियत को भी दाव पर लगा देते हैं। वो ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके ख़तरात वाज़ेह तौर पर हो सकते हैं। तो तुर्की के अंदर या तैयब एर्दोगान, हर मुल्क की अपनी एक पावर होती है, उसके नाम से होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट की अपने एक नाम से पावर है, तुर्की की भी अपने नाम से पावर एक है।
لیکن اس کے علاوہ ایک پاور جو طیب اردگان کی اپنی پاور ہے وہ پچھلے چند سالوں میں اتنی امپروو ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوئی کہ جب وہاں پر فوجی بغاوت ہوئی ہے تو اس کے مخالف جب عوام کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے طیب اردگان کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور جس انداز میں ڈیفینڈ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اس وقت سے ان کی جو پاور انکریز ہوئی ہے، تو اس پاور کی وجہ سے وہ ایسے بیان دے جاتے ہیں جن کا دوسرے اسلامی ممالک ایسے بیان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ترکی میں ایک ڈرامہ چلا ہے جس کو میگنیفیسنٹ سینچری کا نام دیا گیا ہے، یہ کچھ ہی عرصہ پہلے چلا ہے، اور اس میں عثمانیہ سلطنت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ طیب اردگان نے خود اس پر بڑی تنقید کی ہے، اور اسی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ترکی میں ایک دوسرا ڈرامہ لایا گیا ہے جسے ارطغرل الغازی، اور اس کی اب دوسری سیریز بھی ہے، تو یہ اسی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک واضح اشارہ ملتا ہے کہ ترکی کس طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ تو ترکی کے مزید اگر ہم پلانز کو دیکھیں تو ترکی ایک بلاک بنانے جا رہا ہے، کچھ ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر ایک زبردست قسم کا بلاک بنانے جا رہا ہے، جس میں کچھ ممالک کو فائدہ ہوگا، کچھ کو نقصان ہوگا، اس کے کیا پلانز ہوں گے، وہ بلاک کی وجہ کیا ہوگی، اس پر ہم آنے والے وقت میں ویڈیو بنائیں گے۔ اور اس طرح سے جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے اس پر آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔